नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल MK बूस्टर पर आज से फिर से आपकी 12th क्लास केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू हो रही है। आज अभी से तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट जुड़े जिससे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं क्लास से, वो इस ऑनलाइन क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अपने जितने भी साथी हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी क्लास जुड़ सके। तो वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर करना ज़रूर ना भूलें। तो शेयर करें, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन हो गए क्लास हो नहीं पाई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 और 8वां चैप्टर आपका, और चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक। एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डी और एफ ब्लॉक। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर चैप्टर, तो बेटा चैप्टर तो मैं अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा जिससे जो इजीली हो, आपके पास डिलीवरी आसानी से हो जाए और समझ में भी आपको आसानी से हो जाए। तो मैंने पहले भी कहा था आपने कि आज हम अपना नया चैप्टर डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिख दें, जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि आप क्लास अटेंड करने के लिए आ चुके हैं। अब आपकी डेली शाम को 8 PM से एग्ज़ाम, जब तक अपनी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक आपकी केमिस्ट्री क्लास 12th की ऑनलाइन क्लास डेली चलेगी। तो बीच में किसी कारण से अपनी बंद हो गई थी क्लास, लेकिन ऐसी नौबत अब आपकी नहीं आएगी, कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। तो बिना टाइम ख़राब किए हुए हम अपनी ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर क्या है? डी और एफ ब्लॉक, चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व हम किसे कहेंगे। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा होती है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, डी कक्षक में प्रवेश करता है या डी कक्षक में भरा जाता है, उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में क्या ले सकते हो कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है या डी कक्षक में भरा जाता है, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर से रिपीट है कि डी ब्लॉक के तत्व, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बेटा स्टूडेंटों को फिर से कह रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें और क्लास को साथ ही साथ आप अटेंड करते रहें, जिससे आपको कंफर्टेबल समझ में आ जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स नोट्स के लिए कहते हैं, तो बेटा मैंने नोट्स के लिए पहले कहते कि अपनी क्लास ही इस प्रकार से होती है कि आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। एक एक चीज़ है वो आपकी बोर्ड पे लिख दी जाती है, जिससे ईजिली आपको नोट कर सकते हो, तो कहीं नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। और एक दो बात और विशेष कहना चाहूँगा कि अभी 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, उसके बाद मेरा यहाँ पूरा सेटअप हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ जहाँ से मैं हूँ वहाँ से ऑनलाइन क्लास अच्छी क्वालिटी के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो 2-3 दिन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि क्लैरिटी के मामले में, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपकी जो क्लास का लेवल है वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो हमने स्टार्ट किया डी ब्लॉक के तत्व। आप सभी स्टूडेंट ने 11th क्लास में आवर्त सारणी पढ़ी होगी। तो आवर्त सारणी को हमने इस प्रकार से बनाते हैं
अब जो हम बात करें तो जब आप आवर्त सारणी आपने बनाई होगी तो आपने इस प्रकार से आवर्त सारणी देखी है। अब आप सब जानते हो कि ये वर्ग 1 है और 2 है, तो वर्ग 1 और 2 कौन से ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो ये वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये ब्लॉक कहाँ आते हैं? आपके पी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक में। अब ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य जो ब्लॉक है उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक, जिसमें आपके वर्ग 3 से 12 तक आते हैं। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब विशेष बात है रखना कि वर्ग देखो ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो क्या होते हैं? आपके आवर्त होते हैं। और ऊपर ये जो लिखे हैं वो वर्ग होते हैं। तो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व कौन से ब्लॉक में आएंगे? आपके डी ब्लॉक में आएंगे। फिर से रिपीट है, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आएंगे। तो डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो हमें डी ब्लॉक के एक एक तत्व का नाम याद होना चाहिए। अब बेटा सबसे विशेष बात है कि अगर आप गौर से देखोगे, नॉर्मली अगर आपने 11th क्लास में एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का अध्ययन किया होगा तो आपने इनका अध्ययन इस प्रकार से किया है, वर्ग के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, किसकी? डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक का अध्ययन है वो आवर्त के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ से आपका डी ब्लॉक का पहला तत्व स्टार्ट होगा और यहाँ पर आएगा आपका 21 स्केडियम और यहाँ पर आता है आपका 30 जिंक। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 39 इट्रियम से 48 कैडमियम। यहाँ पर 57 लैंथनम से 80 मरकरी। और यहाँ पर याद रखना 57 के बाद 72 आएगा, जहाँ पर आता है आपका हैफनियम। यहाँ 89 एक्टिनियम, फिर 104 रदरफोर्डियम और यहाँ 112 यूयूबी। ये जो 4 श्रेणियाँ होती है वो आपके किस में आती है? डी ब्लॉक के तत्व में आती है। अब यहाँ से आपको एक बात याद करनी कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य आता है। अब यहाँ से आपको एक बात याद करनी है कि डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। विशेष बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा अभी यहाँ से आगे कि डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसी के आधार पे ये पहली लाइन है 21 से 30 तक, इसको बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। फिर 39 इट्रियम से 48 कैडमियम तक, इसको बोलते हैं द्वितीय सेकेंड संक्रमण श्रेणी। और ये लैंथनम फिर हैफनियम से मरकरी तृतीय संक्रमण श्रेणी। और फिर आता है एक्टिनियम, फिर 104 पर रदरफोर्डियम और यूयूबी 112 तक, इसको हम बोलते हैं चतुर्संक्रमण श्रेणी। और ये जो श्रेणी होती है वो आपकी क्या होती है?
अपूर्ण होती है। तो अभी मैं आपको यहाँ एक एक श्रेणी के बारे में बात करेंगे, एक एक श्रेणी के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व को आप क्या कहते हो, संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं अभी आपको लिखाऊंगा, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिन्होंने साथ में नोट कर लिया वो बहुत अच्छी बात है। जो आलसी व्यक्ति है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो साथ में नोट करते रहें। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बात करें। ध्यान रखना, अभी इस क्लास के लास्ट में संक्रमण तत्व से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लास्ट में लेंगे। तो अब यहाँ से फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या लिखा है, डी ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक को हमने क्या नाम दिया था, संक्रमण तत्व। अब जिन स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो नए फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो सब्सक्राइब वाला बटन है रेड कलर का, उसको दबा दो जिससे वो काला हो जाए। काला होने का मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। साथ में वो एक घंटी का निशान है, उसे भी बजा दो, जिससे जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो ये बूस्टर सर आपके साथ है, 2-3 दिन की अपनी और परेशानी रहेगी, उसके बाद अपनी जो क्लास का लेवल है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो अब हम बात करें बेटा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले बात रखनी, 4 संक्रमण श्रेणियां होती है। सबसे नंबर 1 में यहां लिख रहा हूं, प्रथम संक्रमण श्रेणी। कौन सी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं 3D श्रेणी। तो सबसे पहले हम बात करें डी ब्लॉक, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। ये याद होनी चाहिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी को ही हमने क्या नाम दिया, 3D श्रेणी। और ये परमाणु क्रमांक 21 स्केडियम से परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक होती है। कहाँ से कहाँ तक, ये परमाणु क्रमांक 21 स्केडियम से परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक। फिर से रिपीट, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, परमाणु क्रमांक 21 स्केडियम से परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक। अब इन तत्वों को हम लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे। तो परमाणु क्रमांक 21 पे कौन सा तत्व आता है आपका, स्कैंडियम। स्कैंडियम को हम किससे लिखते हैं, Sc से। 22 पे आपका पूछा जाता है टाइटेनियम, टाइटेनियम को Ti से। 23 पे वेनेडियम, वेनेडियम को V से। 24 पे आता है आपका क्रोमियम, क्रोमियम को Cr से। 25 पे मैग्नीज, मैग्नीज को Mn से। 26 पे होता है आपका आयरन, आयरन को Fe से। 27 पे कोबाल्ट CO। 28 पे निकल Ni। 29 पे कॉपर Cu। 30 पे क्या लिखा बेटा आपने, जिंक Zn, जिंक Zn। अभी काफ़ी स्टूडेंट जुड़े अपनी ऑनलाइन क्लास से बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करोगे, संख्या जब तक लाइव में ज़्यादा वॉचिंग की नहीं आएगी तब तक पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है एजुकेशन वाले, उन पे शेयर करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, फेसबुक पर शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझे लाइक करते हो वीडियो को लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब जरूर करते रहे। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी।
परमाणु क्रमांक 21 स्केडियम से परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक। तो 21 स्केडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 जिंक। वैसे उम्मीद तो ये होती है कि 21 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक लगभग को आप सबको याद होंगे। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप याद कर लेना। एक तरीका लिख रहा हूँ, शब्द इजी हो जाए। स्केडियम ऐसी शक्ति, पूरा नाम हो गया शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूँ। बहुत बार बाई चांस आप इनका क्रम भूल जाओ, इनका क्रम भूल जाए तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि शक्ति वाले कर्मों से, मतलब स्केंडियम Sc, टी से Ti टाइटेनियम, व वैसे वेनेडियम, कर्मों से क्रोमियम, में से मैग्नीज, आयरन को लोहा बोलते हो, को से कोबाल्ट, नी से निकल, कर से कॉपर और जी से जिंक। तो इस क्रम से आप याद कर सकते हो। कहीं बाई चांस भूले तो हमें ऐसा याद हो जाए। तो लाइन हमने क्या लिखा है, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूँ। फिर से रिपीट है, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूँ। अब करना क्या है, इंपॉर्टेंट बात सुनना है यहाँ से। तो ये तो सबको याद हो गया कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी परमाणु क्रमांक 21 से परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक होती है। पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक प्रथम संक्रमण श्रेणी, या क्या बोलेंगे 3D श्रेणी परमाणु क्रमांक 21 स्केडियम से परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक। अब आगे क्या याद करना वो समझो। हमें इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में जो 4 संक्रमण श्रेणियाँ उसमें केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो वहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ लिया जाता है। अब देखो 21 है तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर मुझे ये कहा जाए कि कैल्शियम, स्केडियम से पहले कौन आता है, कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में 0 और 4s2। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से सीखा होगा। यहाँ से एक विशेष बात रखना है कि 3d से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 4s में। माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात कि 3d से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, 4s में। और इसके लिए आपने एक रूल पढ़ा होगा 11th क्लास में, n+l का नियम, याद आया हो तो। चलो वो वहाँ की बात थी। तो 3d में मैंने 0 कर दिया, 4s लिख दिया। तो ये याद रखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ये लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 तक है। 18 तक आपकी कौन सी अक्रिय गैस आती है, जल्दी कमेंट्स में बता दो। 18 पे कौन सी अक्रिय गैस है, जल्दी से कमेंट्स में। तो 18 पर जो अक्रिय गैस है उसको आप बोलते हो आर्गन। तो हमने इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, टाइम लगता है, तो इसको मैं चाहूँ तो शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद हो गया आर्गन 3d, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने 4s, 3d और यहाँ क्या लिख दिया 4s। अब देखो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, तो 18 d में पहले आएगा नहीं, पहले 4s में फिर 3d में, तो 18 2 20, तो इसका मतलब 0। तो कैल्शियम का जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो ये है। अब देखो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अब इसके बाद 20 के बाद परमाणु क्रमांक क्या आएगा 21, तो 21 का मतलब अब इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, अब डी में भरेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें वो बता दूँ मैं आपको, तो इसको आप एक बार नोट कर लें जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या याद रखना कि
कि आप अगर इनमें से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो माइंड में क्लियर कर लेना कि हमें पहले क्या लिखना है, आर्गन, फिर आता है 3D, फिर आएगा 4s। ये केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो माइंड में क्या बात क्लियर होनी चाहिए कि आर्गन आएगा, आर्गन के बाद 3D आएगा, 3D के बाद क्या आएगा, 4s आएगा। 4s से पहले, 4s से पहले मतलब 3D से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, 4s में। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए ये माइंड क्लियर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। अब देखो मुझे किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, स्केडियम का। तो स्केडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। तो देखो 18, 18 2 20, 20 1 21। अब ये तो आप सब जानते होंगे कि जो S होता है उसमें एक S का मतलब कितना कक्षक, 1। तो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। D का मतलब कितने कक्षक होते हैं, कमेंट्स में जल्दी से, कितने, 5। कितने होते हैं, 5। तो D आया तो इसमें कितना भर दिया हमने, 1। अब आपको कहा जाए कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। किसका, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, आर्गन, 3D, 4s। तो एक बार हम जल्दी से सबके लिए कॉमन चीज़ लिख लेते हैं जिससे फिर अपना टाइम बच जाए कि इनमें आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो सब में आर्गन आएगा, 3D आएगा और बोल दो अब तो आप भी, 4s आएगा, आर्गन, 3D, 4s। तो सब में ये चीज़ें आपको याद करनी है। केमिस्ट्री की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके साथ कौन है, तो इसको इसका सामने लिख लिया कि जिससे अपना टाइम बच जाए। बेटा काफ़ी बात बता दी जाए कि अपनी ये ऑनलाइन क्लास वापस से स्टार्ट हुई है। काफ़ी स्टूडेंट थे जो मुझसे रेगुलर पढ़ रहे थे, किसी कारण से ट्रांसफ़र होने से जगह चेंज हो गई, तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अपना सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि अब यहाँ से, आज से जब तक अपनी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होती है रेगुलर क्लासेस चलेगी। आपका कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपको करवा दूंगा। क्लास आपकी लंबी चलेगी तो उसकी कोई टेंशन नहीं करनी है। आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे चलती रहेगी। तो बात समझ आ गई। इसके अलावा नीचे मेरे यहाँ व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं, तो उस व्हाट्सअप नंबर को आप सेव कर लेना कि जिससे कभी अगर कभी जैसे संडे को या कभी कभार अपनी क्लास नहीं हो तो आपको स्टेटस के माध्यम से पता चल जाएगा कि आज सर की ऑनलाइन क्लास नहीं होने वाली है, कि इसलिए परेशान ना हो। और एक चीज़ और कि बहुत बार स्टूडेंट ये मांगते कि अभी तो 2-3 दिन के लिए तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने इस ऑनलाइन क्लास का लिंक मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं लिंक आपको शेयर नहीं करूँगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल होता है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं कि MK बूस्टर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। इसी नाम से मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। उसमें मैंने काफ़ी चैप्टर के नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं और वीडियो के लिंक है आगे से उसी पर सेंड किए जाएंगे। तो आप सब के सब उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, चैप्टर के 5 ईयर्स के पर्सन हो, जो भी चीज़ें वो सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी। अब देखो हम बात करें तो हमें इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं दो, जैसे बात किसी करें हम टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ध्यान दें तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना, 22। तो आर्गन तक कितने हुए, 18, 18 2 20, 20 2 22। कीजिए। वेनेडियम का लिखना है तो वेनेडियम में क्या होगा, आर्गन तक परमाणु क्रमांक 23, तो 18, 18 2 20, 20 3 23। क्रोमियम का क्या होगा बेटा, आर्गन तक 18, 18 2 20,
20 4 24। बेटा ऐसा नहीं होगा इसमें, इसका मामला थोड़ा लफड़ा है इसके अंदर, तो इसको मैं थोड़ा सा गोला बना के छोड़ रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट भी है, क्रोमियम का और कॉपर का, क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ी सी कुछ चीज़ें चेंजिंग होती है, तो उसको मैं अलग से बताऊंगा। तो एक बार मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, कॉपर वाले को, क्रोमियम वाले को। अब देखो मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25, तो देखो 18 18 2 20 20 5 25, आयरन का 26, तो 2 और 6, कोबाल्ट का 27, तो 18 2 20 20 7 27। अब बात किसकी करें, निकिल की। किसकी बात करते हैं, निकिल की। तो निकिल की बात करें तो 28 है, तो ये 2 और ये 8। कॉपर के लिए मैंने छोड़ दिया कि कॉपर का अलग होता है, तो मैं समझाऊंगा आपको। इसके बाद 30 पे आता है आपका जिंक। जिंक की बात करें तो परमाणु क्रमांक 30, तो 18 2 20 20 10 30। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर अपने 2 बच गए हैं जो हमें समझने हैं, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। बेटा ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। और उम्मीद कर रहे हो ये छप गया, आप माइंड में फिक्स कर लेना कि इस बार बोर्ड एग्जाम में शायद जितनी संभावना कॉपर या क्रोमियम में से किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। तो अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले हम कुछ बातें विशेष कर लेते हैं कि जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि अगर क्रोमियम, अगर हम किसकी बात करें, अगर क्रोमियम का आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हम नॉर्मली कैसे लिखते थे, आर्गन 3d4s। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना, 24। तो याद क्या करना था, 18 2 20 20 4 24। नॉर्मली ऐसा आप लिखते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और अगर हमें किसका लिखना हो, कॉपर का, तो कॉपर का कितना होता, 29। तो आर्गन 3d4s। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर 2 आएगा, जो 18 2 20 29 है, तो यहाँ 9। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। तो इसको हमें कैसे समझना है, उसके लिए आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम ऐसे समझते हैं, देखो जो 3d का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कॉपर का लिखना है तो d का मतलब कितने कक्षक होते हैं, d में 5, 1 2 3 4 और 5। और s का मतलब कितना होता है, 2 होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरोगे तो s में कितने आएगा, 2, d में कितना आएगा, 4। अब देखो यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि d में 4 इलेक्ट्रॉन है और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो अब अगर इस d के पास एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाए तो ये d क्या होता है, अर्धपूरित हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि जो अर्धपूरित, लिख दो शब्द यहाँ पे, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अन्य कक्षकों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्रोमियम क्या चाहेगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए जिससे इसका अर्धपूरित विन्यास प्राप्त हो जाए। अब 2 चीज़ें होती है, एक तो 3d और 4s कक्षक होते हैं, इनकी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ज़्यादा अंतर नहीं होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। उस कंडीशन में होता क्या है कि इस s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि s में तो 1 हो गया और d में कितने हो जाएंगे, 5। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोमियम का वो ये होता है, क्रोमियम के लिए आर्गन 3d5,4s1। अब यहां से मैंने इसको छोड़ दिया था। अब देखो कॉपर की बात करें, बोलो क्रोमियम का हो गया, कॉपर में से के, तो डी में 1 2 3 और ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एस में कितने हो गए, 2,
इसके अकॉर्डिंग डी में 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर यहाँ पर इस S का एक इलेक्ट्रॉन इस D में आ जाए, ये 3D और ये 4S, जैसे ही इस 4S का एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाए, D में आ जाए, तो ये जो D कक्षक है वो पूर्ण पूरित हो जाएगा। और आप सब जानते हो कि जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अन्य पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक होते हैं, वो अन्य कक्षकों की तुलना में क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ये कंडीशन पॉसिबल है। तो क्या होता है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो S में कितना हो गया 1 और D में कितना हो गया 10। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हो इस कंडीशन में ये आपका राइट हो गया कि जब आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, याद कर लेना, बड़ा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्रोमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो S में कितना आएगा 1, देखो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, तो आर्गन तक 18, S में 1 बढ़ना है, S में 1 19 और 5 ये। इसको मैं यहाँ कॉस्ट में पे कर रहा हूँ कि जिससे आपको अलग से इंडिकेट हो जाए कि जितना हमने पढ़ा है उसमें इसको याद करना है। कॉपर का परमाणु क्रमांक, कॉपर का परमाणु क्रमांक बेटा कितना 29। तो क्या करना है, S में कितना करोगे, सीधा से याद कर लो ना। एक बात सीधी सी बात है कि कॉपर क्रोमियम दोनों में S में कितना कितना बढ़ना है, 1 बढ़ना है। बाकी जो बच गया वो किस में बढ़ना है, D में बढ़ना है। तो बिल्कुल बात याद कर सकते हो। तो यहाँ S में कर दिया 1 और D में देखो कॉपर में 29, तो 18 1 19 10 इसमें बढ़ दिया तो 29। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको याद करने हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है और मैंने कह दिया कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन सीधा क्या आएगा, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आपसे कि कॉपर का और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी एक का हो सकता है, इसका कारण भी पूछ लेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम इसको आगे जो क्वेश्चन बनते हैं इस पे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप देखो यहाँ पे, क्योंकि बड़े जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैं उस पर बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी तो याद होना, लेकिन जो एग्जाम में आने वाली चीज़ है वो। दूसरी बात कि ये जो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का चैप्टर है, चैप्टर को इसको अगर इसमें स्कोरिंग करनी है तो डी और ए ब्लॉक में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप देखोगे कि जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा डिटेल से पूरा, तो लिखवाने से ज़्यादा इसमें छोटे छोटे हम क्वेश्चन जरूर साथ में लेंगे जिससे अपना क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, क्रोमियम तथा कॉपर का, क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इसमें ऐसा क्यों होता है। तो सीधी बात तो याद करना था कि क्रोमियम में क्या लिखा मैंने, Cr, क्रोमियम में क्या लिखा बेटा, बड़े बड़े अक्षर लिख दो यहाँ पे Cr, कॉपर में Cu। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले याद करना था आर्गन आर्गन, ठीक है। चाहो तो आप 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैं समझाऊं। जैसे क्रोमियम लिखा तो एक तो कर दिया मैंने 3D4S, तो याद था S में 1 D में कितने 5। या इसको आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर्गन क्रोमियम आर्गन, D में कितने डब्बे होते कक्षक होते बेटा 5, 1 2 3 4 5 और ये S, तो 3D4S। तो S में कितना 1 और D में कितने 5, तो 1 2 3 4 5। दोनों में से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये भी क्रोमियम का।
ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि आपको इस रूप में आप इसको रिप्रेजेंट करें। इस रूप में लिखोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और इसका रीज़न पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो इसके दो आंसर दोगे। पहला, एक तो 4s और 3D कक्षक होती है, इन कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम होता है। दूसरा, 3D अर्धपूरित विन्यास के कारण। यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें तभी तो आया जब 3D का क्या हो रहा हो, अर्धपूरित विन्यास। तो रीजन में लिख सकते हो, एक तो क्या कि 4s तथा 3D कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। अंतर कम होता तभी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता। दूसरा, 3D कक्षक के अर्धपूरित विन्यास के कारण, 3D कक्षक के अर्धपूरित विन्यास के कारण। अब हम बात किसकी कर लें बेटा, कॉपर की। रीजन भी लिख दिया सामने। तो आर्गन 3D 4s, तो 3D में कॉपर 29, तो यहाँ एक s और यहाँ पर D में 10। इसको कक्षक के रूप में भी रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखेंगे, कॉपर आर्गन, कॉपर आर्गन 3D, तो D का मतलब कितने कक्षक बनाओगे बेटा, 5 और S, 4s 3D, तो S में 1 और D में कितने बने, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितने बार दिए, 10। तो दूसरा तरीका आपका ये हो गया। तो ये किसके लिए हो गया, कॉपर के लिए। अब प्रश्न पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो पहला पॉइंट तो एक सेम है दोनों में, क्या कि 4s और 3D, 4s और 3D कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, 3D कक्षक के पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। ये लिख सकते हो कि पूर्ण पूरित विन्यास होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें इसका। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और आज की ऑनलाइन क्लास में केवल मैंने आपको पहले भी कहा है कि अभी 1-2 दिन अपनी ऐसे मतलब ट्रायल के रूप में मान सकते हो आप। उसके आगे अपनी जो ऑनलाइन क्लास है वो अच्छे लेवल पर अच्छे स्टैंडर्ड के साथ चलेगी। कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूंगा जिससे आप नोट्स के रूप में उतार सकते हो। आज से जो व्यक्ति है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी के जब साथ उतारते रहोगे और बेटा साथ में उतारोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने कहा कि नीचे साइड में जो व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं वहाँ से आप इस चीज़ों को नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की ये जो ऑनलाइन क्लास है मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल की ऑनलाइन क्लास उसी टाइम पे स्टार्ट होगी। उस तक आपके बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।